हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट क्लास 12 होम साइंस का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो तुम्हें दोबारा होम साइंस के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही में तुम लोग 90+ भी स्कोर कर लोगे। बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 एंड चैप्टर 1 दैट इज़ वर्क, लाइवलीहुड, करियर। तो जब भी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके नेम को समझना चाहिए कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम वर्क को समझते हैं कि वर्क होता क्या है। तो एनी एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स पर्पस, आइडेंटिटी एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, मतलब कोई भी एक्टिविटी या ऐसा कोई भी काम, चाहे उससे तुम्हें पैसे मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, लेकिन तुम कर रहे हो, ठीक है, कि अपनी आइडेंटिटी के लिए और किस लिए, ताकि तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सको, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइवलीहुड की। तो लाइवलीहुड क्या होता है? द स्पेसिफिक मीन्स बाय विच एन इंडिविजुअल अर्न्स इनफ मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। देखो, वर्क क्या होता है, चाहे हमें उसके पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हम एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन लाइवलीहुड क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअल उस काम को सिर्फ इसलिए कर रहा होता है ताकि वो अपने घर का जो खर्च होता है उसको चला सके, मतलब कि बस वो अपना खाना पीना इसको ही गुजार पा रहा है, तो उसको हम लाइवलीहुड बोलते हैं। सिर्फ बेसिक नीड्स को वो पूरी कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ मीनिंगफुल वर्क। अब देखो ये क्या होता है, वर्क दैट इज सोशली रिस्पॉन्सिबल, परफॉर्म विद कॉम्पिटेंस एंड पर्सनली सेटिस्फाइंग, मतलब ऐसा कोई काम जो कि सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, ठीक है, सोशली भी रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे अगर तुम जो भी काम कर रहे हो तो जो तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट है या सोसाइटी है उसके लिए यूज़फुल भी हो और तुम्हें उस काम को करने के बाद तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है, तुम्हें मज़ा भी आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम मीनिंगफुल वर्क बोलते हैं। अब हम देखते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। यूजिंग बिजनेस मॉडल्स टू क्रिएट सोशल चेंज, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि बिजनेस करना, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, बिजनेस मॉडल्स को क्रिएट करोगे, ठीक है, क्यों? सोशल चेंजेस के लिए, ताकि तुम अपनी सोसाइटी को और बेटर बना सको। तो तुम लोग क्या करोगे, बिजनेस करोगे, बिजनेस मॉडल बनाओगे, जैसे कि सेवा, उसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन, ठीक है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है। अब हम बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कुछ आए या ना आए ये ज़रूर आता है। एर्गोनॉमिक्स पिछले साल भी आया था। तो एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? ऑल्सो नोन एज ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग। और यही क्वेश्चन आया था कि एर्गोनॉमिक्स मतलब ऐसे आया था कि ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है। और कुछ ऑप्शन दे दिए थे और बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये होता क्या है, और इसका आंसर पता क्या था? एर्गोनॉमिक्स था। और कोई सोच भी नहीं पा रहा था जिस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से सुन लो। ऑल्सो नोन एज ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि एर्गोनॉमिक्स क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डिज़ाइनिंग द वर्क, मतलब हम लोग डिज़ाइन करते हैं वर्क इन्वायरमेंट को, जैसे कि चेयर, टूल्स या फिर लाइटिंग, टू सूट द वर्कर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हम एर्गोनॉमिक्स क्यों, हमने इसको बनाया ही क्यों, एर्गोनॉमिक्स हमें पढ़नी ही क्यों है? क्योंकि जो भी वर्कर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, ये उनकी सेफ्टी के लिए होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें वर्कर जो हैं उनके साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि प्रोडक्टिविटी हमें हाई नहीं मिल पाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी हाई हो, ठीक है, और जो वर्कर्स हैं उनकी भी फिजिकल स्टेट सही रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए कंफर्टेबल चेयर्स या टूल्स हम उनके लिए बनवाते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी हाई हो एंड जो फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस है वो भी उनकी बनी रहे। तो एर्गोनॉमिक्स इसी की स्टडी करना होता है एंड इसका दूसरा नाम होता है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि होम साइंस का मतलब ही है फुल फॉर्म। इसमें बहुत बार पूछ लिए जाते हैं फुल फॉर्म, तो सबको याद रख लेना, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं साथ ही में तुम्हें बता भी दूंगी। तो सबसे पहले ILO दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो पूरे देश विदेश के जो लेबर्स होते हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज CSR दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ICDs दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार आता है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। देखो इस स्कीम में क्या हुआ था, इसमें जो 0 से 6 ईयर्स तक के चाइल्ड होते हैं उनको इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर लैक्टेशनल वुमेन होती हैं, यानी कि जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, डेट इज़ चैप्टर नंबर 2, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जो कि यूनिट नंबर 2 का है। तो चलो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है? द मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डिसीजेज, यानी कि न्यूट्रिशन हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, मैनेज करा जाता है उन पेशेंट के लिए जो कि डिसीजेज से गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन वही होता है। अब हम देखते हैं डाइटेटिक्स। ठीक है, तो डाइटेटिक्स क्या होता है? मतलब कि डाइट वगैरह पे ध्यान देना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पेशेंट जो होते हैं और उनका ध्यान कैसे रखा जाता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डाइट थेरेपी। तो डाइट थेरेपी क्या होता है? मॉडिफाइंग अ नॉर्मल डाइट टू ट्रीट एन इलनेस, मतलब किसी भी एक नॉर्मल डाइट को, जैसे जो एक नॉर्मल डाइट का मतलब क्या होता है? जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। जैसे किसी को शुगर है तो हम उसकी नॉर्मल डाइट में क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? हम उसमें जो शुगर होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं कि मीठा कम खाना है। या किसी को अगर बीपी की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हम उसमें हम सॉल्ट कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको ही हम बोल देते हैं मॉडिफाइंग डाइट। ठीक, तो चलो अब टाइप्स ऑफ डाइट देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों हमेशा एग्जाम में आती हैं। दो तरीके की डाइट है, क्लियर लिक्विड डाइट। नाम से भी पता चल रहा है कि तुम उस लिक्विड के अंदर से भी देख सकते हो, इतना मतलब वो लिक्विड डाइट होगी। एग्जाम्पल कोकोनट वाटर। ठीक है, जो कोकोनट का वाटर होता है वो एकदम लिक्विड स्टेज में होता है। या फिर स्ट्रेन जूस, यानी कि हमने ऑरेंज जूस ले लिया या फिर हमने बनाना जूस ले लिया, ठीक है, या फिर हमने सिट्रस जूस ले लिया, तो वो होती है क्लियर लिक्विड डाइट। अब देखते हैं सॉफ्ट डाइट क्या होता है। फूड दैट आर इजी टू च्यू, मतलब कि जैसे बुढ़े लोग होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, तो हम उनके लिए इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि सॉफ्ट डाइट होती है। ठीक है, इसमें हम लोग एकदम च्यूएबल, जो जिसे चबा सकते हैं, ऐसे फूड्स को हम लोग देते हैं, जैसे कि खिचड़ी या फिर कस्टर्ड। नेक्स्ट इज MNT, दैट इज़ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, यूजिंग फूड साइंटिफिकली टू मैनेज क्रॉनिक डिसीजेस। तो देखो, थेरेपीज़ का मतलब क्या होता है? किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या है? हम लोग फूड का ही यूज़ करते हैं किसी भी डिसीज़ को मैनेज करने के लिए, यानी किसी भी बीमारी को मैनेज करने के लिए हम फूड का यूज़ कर रहे हैं। डेट इज़ नोन एज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इस चैप्टर के भी। सो फर्स्ट इज़ BMI, डेट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जिसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट इज़ RDI, डेट इज़ रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक्स। एंड थर्ड इज़ NCP, डेट इज़ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ BMI है, उसके अलावा कोई फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि यूनिट 2 का ही है, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। यानी इसमें भी तुम्हें न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है, लेकिन पब्लिकली हमें इसे पढ़ना है। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो चलो समझते हैं। द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज़ एंड प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स, मतलब ये एक साइंस है या फिर आर्ट है किसकी? डिसीज़ेस को प्रिवेंट करने की, ठीक है, और प्रमोट करने की हेल्थ को, मतलब कि डिसीज़ेस को प्रिवेंट करता है और प्रमोट करता है हेल्थ को, ठीक है, और ये पूरी कम्युनिटी में होता है, यानी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। और मतलब कि हम सिर्फ किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक इंसान की हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी को साथ में लेके चल रहे हैं और उनकी हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी को पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन बोल देते हैं। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक हिडन हंगर, जो कि इस चैप्टर का मस्ट आस्क टॉपिक है, जो कि तुम्हें पता ही होना चाहिए, ये पिछली साल भी आया था। तो हिडन हंगर क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन कंज्यूम्स इनफ कैलोरीज बट लैक वाइटल विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसमें क्या होता है हिडन हंगर में, कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो कि आराम से खाना खा रहा है, सही है सब कुछ, और वो इनफ कैलोरीज जितनी लेनी चाहिए उतनी ले रहा है, लेकिन उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की, तब भी कमी है उसके अंदर। तो उसी को हम कहते हैं हिडन हंगर, क्योंकि हम खा रहे हैं, आराम से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर तब भी विटामिन्स की, मिनरल्स की, सबकी कमी है। तो उसी को हम हिडन हंगर बोलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम पर्पज से। अब देखते हैं कॉमन डेफिशिएंसीज, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आती है। तुम ये समझ लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा इस चैप्टर का मस्ट आस्क टॉपिक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले PEM, डेट इज़ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, इनकी प्रोटीन और एनर्जी की मैल न्यूट्रिशन इसमें होगा। रिजल्ट इन मरसमस एंड ख्वाशियोरकोर, मरसमस और ख्वाशियोरकोर हो जाता है किससे? प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन से। अगर तुम्हें मरसमस एंड ख्वाशियोरकोर को भी डिटेल में समझना है तो मैंने एक शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तुम उसे देख लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम में हमेशा आता है। नेक्स्ट इज विटामिन A डेफिशिएंसी, दैट इज VAD, कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस।
ठीक है, मतलब प्रोटीन, एनर्जी, malnutrition से तो क्या हो जाएगा, मरसमस और ख्वाशियोर हो जाएगा। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो कि लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, जो कि लीड करता है गॉइटर को। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। डेट इज़ WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है यूनिसेफ, डेट इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट इज MDM, डेट इज़ मिड डे मील स्कीम। अब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, डेट इज़ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो तुम्हारी सेकंड यूनिट है ना, ये फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ सब इसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो और यही तुम्हारी यूनिट है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करती है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हम देखेंगे कि खाना बनता कैसे है और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं। तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, चेंजिंग रॉ फूड इनटू अ फॉर्म दैट इज़ ईजियर टू स्टोर, कुक और ईट। मतलब जो रॉ फूड होता है, ठीक है, मतलब जो बना हुआ नहीं होता, अधपका होता है या बिल्कुल ही रॉ होता है मटेरियल, ठीक है, उस फूड को हम क्या करते हैं, उसको हम ऐसे फॉर्म कर देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं जिससे कि हम उसको ईजिली स्टोर कर सके, कुक कर सके, या फिर हम उसे अच्छे से ईजी वे में खा सके। ठीक है, तो उसी को ही हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, यानी कि खाने को बनाना। इस चैप्टर का मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज शेल्फ लाइफ। तो देखो, शेल्फ लाइफ क्या होता है, द पीरियड ड्यूरिंग विच अ फूड प्रोडक्ट रिमेन सेफ एंड फिट फॉर कंजप्शन। मतलब वो टाइम जिसमें जो फूड है वो खाने के लिए, मतलब कि उसे कंज्यूम करने के लिए वो हमारे पास सेफ़ है, यानी हम उसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं और हम उसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने उसे खा लिया तो हमें कोई स्पॉइलेज नहीं होगी या हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम इजीली उसको खा सकते हैं। मतलब इस टाइम तक ये फूड सही रहेगा। अब हम मेथड्स देख लेते हैं, डेट इज़ पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है, हीट करते हैं फूड को टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। मतलब कि हम लोग खाने को गर्म कर देते हैं जिससे कि जो उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। और ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है, मिल्क के लिए यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिहाइड्रेशन। मतलब ये कैसे मेथड्स हैं, ये वो मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग शेल्फ लाइफ फूड की इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क के लिए पास्चराइजेशन करके। नेक्स्ट इज़ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, नाम से भी पता चल रहा है, डी यानी कि हटाना एंड हाइड्रेशन यानी कि वाटर। तो रिमूव कर देते हैं मॉइस्चर को टू स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि जहाँ पे भी माइक्रोब्स को उगना होता है तो उधर मॉइस्चर, हीट, इन सब की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, रिमूव ही कर देते हैं मॉइस्चर को कि अब तुम कैसे ग्रो करोगे। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, दैट इज़ UHT एंड IQF। तो UHT क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग लाइफ मिल्क। ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम तक मिल्क को स्टोर करना है तो ये उसके लिए होता है, तो हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं। या फिर इंडिविजुअली क्विक फ्रोज़न, मतलब फॉर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जैसे तुमने देखा होगा फ्रोज़न पीस, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मटर होती है उसको फ्रोज़न कर देते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल जमा देते हैं उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, नाम से भी पता चल रहा है कि हम इसमें फूड की क्वालिटी देखेंगे और फूड की सेफ्टी देखने वाले हैं। तो फूड सेफ्टी क्या होता है, एश्योरेंस दैट फूड विल नॉट कॉज हार्म टू द कंज्यूमर। मतलब अगर कोई कंज्यूमर उस फूड को कंज्यूम करता है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी कंज्यूमर इस फूड को कंज्यूम करता है तो उसको कोई भी हार्म नहीं होगा, वो सेफ़ होगा, तो उसी को हम बोलते हैं फूड सेफ्टी। नेक्स्ट इज़ फूड कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है कि गलती से कुछ ऐसा सामान खाने में मिल जाना जो कि नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, गलती से वो मिल गया, तो फूड कॉन्टामिनेशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो उस फूड में आ जाते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, मतलब कि हार्मफुल केमिकल्स या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम फूड कॉन्टामिनेशन बोलते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है FSSAI एंड HACCP। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर के फुल फॉर्म ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये HACCP मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो FSSAI को देखते हैं, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द मेन रेगुलेटर। मतलब कि यही सारे जो सेफ्टी है, क्वालिटी है फूड की, इस यही सारा मैनेज करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी लॉ है फूड से रिलेटेड सब इसी के अंदर आते हैं। और अगर तुम्हें कोई भी फूड से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम्हें FSSAI भी लेना पड़ता है। अब हम देखते हैं HACCP, डेट इज़ हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट।
तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हैज़ार्ड इन फूड प्रोडक्शन, मतलब कि कुछ भी सामान को मिलना, यानी कि फूड को बेकार बनाना, फूड का अडल्टरेशन होना, मतलब कि उसमें जानबूझ के कुछ लो क्वालिटी के सामान डाल दिया जिससे कि सस्ते में फूड को तैयार कर दें। इन सब चीज़ों को, हैज़ार्ड को, यानी कि धोखाधड़ी जो फूड में होती है उसको प्रिवेंट करना ही इसका काम होता है। एंड लास्ट ईयर इस पे 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन भी आया था। अब हम देखते हैं ISO, डेट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज़ चैप्टर नंबर 6, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सिर्फ जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो बच्चे होते हैं ना उनके बारे में पता करना होता है। तो सबसे पहले ECCE, तो ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन थ्योरी दैट रिलेट्स टू द टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ अप टू द एज ऑफ 8, यानी कि 0 से 8 ईयर्स तक के जो चाइल्ड होते हैं ये उनको पढ़ाने की या उनको टीच करने की एक थ्योरी होती है। ठीक है, कि बच्चों को 0 से, जो जन्म से जो 8 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको कैसे टीच करना है, उनको कैसे रिलेट कराना है सबसे। ठीक है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं बच्चे की। अब हम देखते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है भाई। तो फोकसिंग ऑन फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ टुगेदर, मतलब कि फिजिकल यानी कि जो शारीरिक होती हैं, ठीक है, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव ग्रोथ, ये सारी एक साथ जो डेवलप करते उसको ही हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि इस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, तो उसी को होलिस्टिक डेवलपमेंट बोला जाता है। अब हम देखते हैं प्ले वे मेथड। तो इसमें क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हम इसमें बच्चों को, देखो 0 से जो 8 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, अब हम उन्हें ये तो नहीं कह सकते बेटा तुम्हें अपना आगे करियर बनाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो वो उनके दिमाग से ऊपर ऊपर से जाएगा, उन्हें लगेगा भाई ये क्या बकवास हो रही है। ठीक है, तो भाई वो बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो हमें उन्हें प्ले वे मेथड में उन्हें समझाना होता है जिससे कि उन्हें इंटरेस्टिंग लगे और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाए। तो चलो देखते हैं, लर्निंग थ्रू गेम्स, म्यूज़िक एंड एक्टिविटीज़ रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को गेम से, म्यूज़िक से, एक्टिविटीज़ से हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने में मज़ा भी आए। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, डेट इज़ मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है, जो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, ठीक है, या फिर जो यंग होते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, या फिर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, हम उन तीनों कैटेगरीज़ की हम इसमें बात करते हैं कि वो वल्नरेबल क्यों हैं, मतलब उन्हें खतरा किस चीज़ का है। तो सबसे पहले देखते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होता है। तो ये क्या है, अ स्टेट ऑफ बीइंग एट रिस्क इकोनॉमिकली, फिजिकली एंड सोशली। ठीक है, कि किसी को भी वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो स्टेट जहाँ पे हमें खतरे का लग रहा है कि यहाँ पे हमें खतरा है। अब वो खतरा कैसे हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, या हमें फिजिकली हो सकता है, या हमारे में कोई डिसीज़ है या कुछ, या हमें सोशली भी वो खतरा महसूस हो सकता है, तो उसी को हम वल्नरेबिलिटी भी बोलते हैं। अब जुवेलियन जस्टिस क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया था बच्चों के लिए, जिन भी बच्चों ने अगर किसी रूल को तोड़ा है, किसी लॉ को तोड़ा है, या फिर जिन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, जैसे ऑर्फन बच्चे होते हैं, या ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अच्छी स्टेट के नहीं होते हैं, तो उसी को हम जुवेलियन जस्टिस बोलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ECCE, जो कि इससे पहले वाला चैप्टर था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ NCERT, जो कि आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड लास्ट इज़ NGO, डेट इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है या जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी मार्क करा रही हूँ, ये आपकी कंप्लीट रिवीजन आपको प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये देख लिया तो उसके बाद आपको होम साइंस में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसको एक बार, बस ऐसी वीडियो नहीं देखनी है, इसको देखने के बाद नोट्स को दोबारा पढ़ भी लेना। ठीक है, सो आप अच्छा बेटर जो है वो स्कोर कर पाओगे। अब हम यूनिट 4 देखते हैं, डेट इज़ फैब्रिक एंड अपीयरल, चैप्टर नंबर 8। तो इस यूनिट में हम लोग फैब्रिक या फिर अपीयरल से रिलेटेड चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपीयरल, यानी कि फैब्रिक या फिर किसी भी फैब्रिक के लिए हम कैसे कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आता है और हमेशा 4 से 5 नंबर जो सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसी में ही ये आता है।
तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आपको ऐसा लगेगा इसमें पढ़ के कि ये बहुत जल्दी हो गया है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसमें भी जाके देख सकते हो। उस वीडियो को देख लिया, फिर कोई भी एक सिंगल टॉपिक नहीं बचेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, कि डिज़ाइन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या है, द टूल्स यूज्ड, मतलब कि कौन कौन से टूल को यूज़ किया जाता है डिज़ाइन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये नाम अच्छे से याद रख लेना। डैट इज़ कलर, लाइन, टेक्सचर एंड शेप। खुद ही ध्यान में रखो कि अगर हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी कपड़े पे डिज़ाइन बनाना है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, कलर। फिर हम देखेंगे लाइंस हमें कैसी बनानी चाहिए, फिर उस डिज़ाइन का टेक्सचर कैसा होना चाहिए या उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। तो ये क्या इसके एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। देखो, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो दोनों ही अच्छे से याद कर लेना। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं डिज़ाइन के, द रूल्स फॉर यूजिंग एलिमेंट्स, मतलब वो रूल्स जिससे तुम एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या क्या है, बैलेंस, प्रपोर्शन, रिदम, एम्फेसिस एंड हार्मनी। ठीक, ये इनके प्रिंसिपल्स हो जाएंगे कि बैलेंस, प्रपोर्शन, रिदम, एम्फेसिस और हार्मनी। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट इज़ प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या होता है, वो कलर जो कि किसी भी कलर को मिला के नहीं बन सकता, इनके बिना कोई कलर बन ही नहीं सकता। जैसे कि रेड, येलो और ब्लू, ये वो कलर हैं जो कि किसी भी कलर को मिला के नहीं बन सकते, या फिर इनके बिना कोई भी कलर नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, जब दो प्राइमरी कलर्स मिल जाएंगे तो सेकेंडरी कलर बन जाता है। जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन। अब देखो, ऑरेंज कैसे बना होगा, रेड और हमने येलो को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, ऑरेंज कलर बन गया। ठीक है, तो ऐसे ग्रीन, वॉयलेट। ठीक है, मेड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स। जब हमने दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करा तो हमें एक नया कलर मिला, डेट इज़ नोन एज सेकेंडरी कलर्स। तो आप लोग ये कलर व्हील देख सकते हो। इस कलर व्हील में हमें ये प्राइमरी कलर्स दिखा दिए हैं कि येलो, रेड और ब्लू कलर क्या है, प्राइमरी कलर्स है। ठीक है, और फिर ये सेकेंडरी कलर्स दिखाए गए हैं कि ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू ये सेकेंडरी कलर्स हैं, जो कि कैसे बन गए। जैसे ये ऑरेंज कलर है, ये येलो प्लस रेड को मिला के बन गया, ग्रीन येलो प्लस ब्लू को मिला के बन गया, एंड यहाँ पे ये वॉयलेट कलर है जो कि रेड और ब्लू को मिला के बन गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, डेट इज़ चैप्टर नंबर 9, डेट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा फैशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे जो फैशन है वो आता है, कैसे जाता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो हॉट कल्चर, तो इसका मतलब क्या होता है, वन ऑफ अ काइंड, एक्सपेंसिव, कस्टम मेड क्लोथिंग। नेक्स्ट इज़ प्रेटेक पॉर्टर, तो इसका मतलब क्या होता है, रेडी टू वियर क्लोथिंग सोल्ड इन स्टैंडर्ड साइजेस। ठीक है, कि अलग अलग साइज़ में रेडी टू वियर क्लोथ्स आने लग गए, डेट इज़ प्रेटेक पॉर्टर। नेक्स्ट इज़ फैशन साइकिल। फैशन साइकिल इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो फैशन साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रेंड चलता है, ठीक है, कोई भी फैशन की जब स्टार्टिंग होती है तो इंट्रोडक्शन होता है, आएगा सोसाइटी में कि ये वाला फ़ैशन अब चलो चल रहा है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा, ज़्यादा लोग उसको पहनने लगेंगे, फिर उसकी पीक आ जाएगी, मतलब कि हर किसी के पास वो दिख रहे हैं, नॉर्मल से नॉर्मल शॉप्स में भी वो दिख रहा है। पहले कहाँ दिख रहा था, सिर्फ मॉल्स में, या फिर जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं तो जो उनके मॉडल्स ने पहने होते हैं सिर्फ उनके पास होता है, लेकिन अब क्या ये सबके पास ही होगा मोस्टली। ठीक है, सिंपल से सिंपल लोगों के पास भी ये होगा। फिर क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा पीक आ गई तो अब वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि अब उससे सब बोर हो जाएंगे। अब मार्केट में नया ट्रेंड आ चुका होगा तो लोग उसे फॉलो करने लग जाएंगे, एंड फिर ऑब्सोलेंस, मतलब कि लगेगा ही नहीं कि ये भाई ये ट्रेंड जो है ये आया भी था सोसाइटी में। ये फैशन साइकिल होती है। ठीक है, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर राइज हुआ, फिर पीक हुई, फिर डिक्लाइन एंड फिर ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। अब इसके हम फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं BOM, डेट इज़ बिल ऑफ मटीरियल्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स नीडेड फॉर अ गारमेंट, मतलब किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से आइटम्स चाहिए उसको हम बिल ऑफ मटीरियल्स। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 10, डेट इज़ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, यानी कि कोई भी फैब्रिक है उसकी केयर कैसे करें और उसको मेंटेन कैसे करके रखें, जो कि हम उसकी भी लाइफ जो है उसे इंक्रीज़ कर सकें एंड ज़्यादा टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकें।
ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ड्रिंग। तो लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, हम द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग फैब्रिक्स, मतलब कि कपड़ों को अच्छे से वॉश करो, उसको अच्छे से ड्राई करो, ठीक है, और फिर उस पर आयरन कर दो, जिससे कि वो बहुत ही अच्छा मटेरियल हो जाएगा। उसकी केयर भी कर ली एंड फैब्रिक को मेंटेन भी कर लिया। नेक्स्ट इज़ ड्राई क्लीनिंग। देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है हमें सारे के सारे कपड़ों को ही पानी में डालना हो, ठीक है, और ये मोस्टली घर में यूज़ नहीं होता ड्राई क्लीनिंग, क्योंकि कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसे हम पानी में नहीं डाल सकते। तो हम क्या करते हैं, उसकी ड्राई क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीन करते हैं गारमेंट्स को यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंस्टेड ऑफ वाटर, क्योंकि तुमने पता ही होगा कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम किसको कहते हैं, वाटर, ठीक है, लेकिन हम लोग वाटर का यूज़ करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं गारमेंट्स को क्लीन करने के लिए। अब हम देखते हैं स्टेन रिमूवल, कि कोई भी दाग धब्बा है तो अब हम उसको हमें हटाना होगा, ताकि फैब्रिक क्या हो जाए, पहले जैसा मेंटेन वो रहे। तो स्टेन रिमूव करना चाहिए हमें, यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल्स टू रिमूव स्पॉट्स लाइक ऑयल, ब्लड और इंक, ठीक है। तो कहते हैं ना कि अगर तुमने ब्लड को वाटर से और वॉश कर दे किसी क्लोथ पे है तो वो नहीं हटता, या इंक के लिए ऐसा ही होता है, ठीक है। तो तुम्हें अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करना है स्टेन को रिमूव करने के लिए। ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हो, और लॉन्ड्रिंग तो इंपॉर्टेंट है, तो इससे तुम फैब्रिक की केयर एंड मेंटेन उसको कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द यूनिट नंबर 5, डेट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका चैप्टर नंबर 11 डेट इज़ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है कि हम केयर कर रहे हैं, किसी की भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है हॉस्पिटैलिटी। और अब हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, देखो, प्रोवाइडिंग सर्विस एंड केयर टू गेस्ट इन होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड एयरलाइंस। अब देखो, तुमने देखा हॉस्पिटैलिटी, तो अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें क्या लगेगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड होता होगा, बट नहीं। होटल्स में, हॉस्पिटल्स में या फिर एयरलाइंस में जो भी सर्विसेज या जो केयर प्रोवाइड की जाती है गेस्ट को, उसी को हम हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, ठीक। अब डिपार्टमेंट्स देख लो कौन कौन से होते हैं किसी भी होटल या रिजॉर्ट में। तो फर्स्ट इज़ फ्रंट ऑफिस। यहाँ पे क्या होता है, रिजर्वेशन या फिर चेक इन्स हैंडल किए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई गेस्ट आया तो हम उसे बताते हैं कि भाई यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए जगह खाली है, रूम्स खाली हैं, ठीक है, और यहीं से ही सबसे पहले गेस्ट का क्या होता है, इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज़ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का क्या मतलब होता है, मेंटेन करना क्लीननेस और एस्थेटिक बनाना, जैसे कि जो फ्लोरल अरेंजमेंट होती है उसको करना, ठीक है, हर जो कॉरिडोर्स होते हैं या फिर जो भी सफाई होती है उस सबको करना, ठीक है, और एक एस्थेटिक और सुंदर एरिया पूरा क्रिएट करना जिससे कि गेस्ट को वहाँ पे बहुत अच्छा लगे। अब हम देखते हैं F&B, मतलब कि फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट किस लिए होते हैं, ताकि फूड एंड बेवरेजेस का, कि यहाँ पे कुछ होते हैं जैसे रेस्टोरेंट जहाँ पे आते हैं गेस्ट एंड वहाँ पे वो खाते हैं, ठीक है, और किचन होता है जहाँ पे सारे के सारे आइटम जो है वो रेडी हो रहे होते हैं, बेवरेजेस यानी कि ड्रिंक, एंड फूड यानी कि जो हम लोग बेसिकली खाएंगे। अब हम चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं, डेट इज़ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम सभी को पता होगा, वो होता है कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, तो उसे अच्छे से कर लेना। और मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मतलब शॉर्ट एक बनाया हुआ है, अपलोड कर रखा है मैंने, तो तुम उसे भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो भी हमेशा आता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है। तो सबसे पहले कंज्यूमर देख लेते हैं क्या होता है, अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर फाइनल यूज़, मतलब कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि सामान खरीद रहा है या फिर कोई सर्विस ले रहा है खुद के यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। अब रीड्रेसल क्या होता है, रीड्रेसल क्या होता है, सीकिंग अ लीगल रेमेडी और कंपेंसेशन फॉर अ प्रॉब्लम विद अ प्रोडक्ट, ठीक है, एक राइट भी है, डेट्स राइट टू सीक रिड्रेसल। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई भी ख़राब प्रोडक्ट मिला है या बेकार प्रोडक्ट मिला है तो तुम्हें क्या है, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ठीक है, मतलब कॉम्पेंसेशन के लिए तुम तैयार रहना, मतलब जो भी जिसने भी तुम्हें सामान दिया है वो कॉम्पेंसेशन करेगा, ठीक है, तो उसका मतलब होता है रीड्रेसल। अब हम स्टैंडर्ड मार्क्स देख लेते हैं, डेट इज़ ISI। ये ISI किस लिए होता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए ISI मार्क होता है।
अब देखते हैं एग मार्क। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जो कि नाम से भी याद हो पाएगा, जैसे हनी, घी, तो इन सब के लिए ये एग मार्क होता है। ये इनकी प्योरिटी बताता है, जैसे ISI होता है, ठीक है, जैसे एग मार्क होता है, तो ये प्योरिटी बताता है उस प्रोडक्ट की कि हाँ भाई ये सही है। अब FPO, ठीक है, तो ये फ्रूट और प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जैसे कि जैम और स्क्वैशेस, तो ये इसके लिए होता है, और ये MCQs में आ जाते हैं, तो इन्हें भी अच्छे से कर लेना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे CPA एंड BIS। तो CPA क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2019 में आया था, एंड BIS डेट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब हम यूनिट 6 देखते हैं, डेट इज़ कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा चैप्टर। अब हम आ गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 पे, जो कि लास्ट चैप्टर है, डेट इज़ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इस पूरे सिलेबस का लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन यूज टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मतलब ऐसी बातचीत जो कि किस लिए की जाती है, ताकि सोशल जो डेवलपमेंट है, जो आसपास का तुम्हारा जो सोशल एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसी को कहते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। यानी कि बातचीत करके लोगों को समझाया जाता है जिससे कि उनकी सोशल डेवलपमेंट होती है। जैसे कि हेल्थ अवेयरनेस, जैसे HIV के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इसे छुपाते हैं, या फिर कुछ को पता ही नहीं होता कि उन्हें HIV होता है, तो इससे अवेयर करना, ठीक है, तो ये एक तरीके से हेल्थ अवेयरनेस हो गई। अब हम ICTs देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आ गया ना, यानी कि कंप्यूटर का या हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कराने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा वास्ट तरीका है, बहुत ही सही तरीका है, फास्ट भी है ये। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, जो कि न्यूज़पेपर या फिर प्रिंट मीडिया इन सब से नहीं हो पाती। आजकल तो मैगज़ीन से भी नहीं हो पाती जितना इंटरनेट से हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स। तो मेथड कौन कौन से हैं? देखो, तुम लोग रेडियो में अवेयर कर सकते हो लोगों को, ठीक है, जो लोकल एरियाज़ होते हैं तो उसमें लोकल लैंग्वेजेस के रेडियो होते हैं, जो कि आजकल विलेज साइड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें अवेयर करने के लिए। या फिर टेलीविज़न पे जो न्यूज़ होती हैं उन पे भी आप बता सकते हो। स्ट्रीट प्लेज, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है उस तरीके से, एंड प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, तो ये सारे मेथड्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले ICT, डेट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड AIR, डेट इज़ ऑल इंडिया रेडियो। सो गाइज़, यहाँ पे हमने पूरा सिलेबस होम साइंस क्लास 12 का कवर कर लिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने वो सब आपको बताए हैं, प्लस डिटेल नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अपने आसपास के लोग जो कि होम साइंस के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं कि हमें भाई यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं मिल रहा है, किससे पढ़े, क्या करें, उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।